Assalamu alaikum ji, welcome to Coffee with Ali. मैं हूँ अली सलमान and we try to take you into journey of life, journey of history, journey of Pakistan and its very interesting geography. And by virtue of that, we tend to invite some very interesting people जिनका उस journey में contribution है, जिनकी उस journey पे बड़ी close observation है, and proud, privileged and honored to have one of such gentlemen with us, Lieutenant General retired Janab Amjad Shoaib साहब. Assalamu alaikum sir. जी वालेकुम सलाम. Thank you very much. आप अभी recent past में बड़े interesting course of events से गुजरे, which of course a lot of people would want to know. लेकिन sir, Pakistan last 70 plus years from the eyes of a Lieutenant General in 1 minute. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है कि हमारी डेमोक्रेसी में कंटिन्यूटी नहीं रही, और दूसरी तरफ ये कि जो हमारा लीडरशिप क्वालिटी, जो मटेरियल हमें पॉलिटिकल मिला है पॉलिटिशियंस की शक्ल में, वो सब स्टैंडर्ड लो क्वालिटी, जिनके अंदर वो मुल्क से वफ़ादारी, अवाम से वफ़ादारी वो कम, और अपनी ज़ात और अपनी औलाद और अपने कबीले से वफ़ादारी ज़्यादा. ये अलमिया रहा है, वरना तो यही 70 साल या 75 साल आपके हमसाया में ममालिक ने गुजारे हैं, तो वो कहीं के कहीं निकल गए. तो ये एक बड़ा अलमिया है कि हमें एक इतना अच्छा मुल्क मिला. आज अगर उसका हम दूसरे भारत में मिसाल के तौर पे मुसलमानों के हालात को देखें तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए. इंसान सजदे में गिरे उठे ना कि आप किस कदर आसानी की ज़िंदगी, आज़ादी की ज़िंदगी अपने इस्लामी शार के मुताबिक गुजार रहे हैं, जो वहाँ मुसलमान नहीं गुजार सकते. लेकिन सर अगर 80 तक हम चले जाएं तो पाकिस्तान की जो ग्रोथ थी वो फिनोमिनल थी. अयूब खान और थोड़ा सा उनके बाद तक का एरा, हमने रीजन में वी वर रीजनल सुपर पावर. फिर देन ये डिक्लाइन क्या उसके बाद की लीडरशिप से स्टार्ट होता है या उसके बाद की पॉलिसी और रीजनल हालात ऐसे हो गए? देखिए, इसमें प्रॉब्लम ये होती रही है कि मसलन अयूब खान का एरा, ये हमारे बड़ा शुरू में 58 में जनरल अयूब ने टेक ओवर किया. उस वक्त उन्होंने तमाम पुराने जो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस थे या वो लोग जिन्होंने कि पाकिस्तान मूवमेंट में हिस्सा लिया हुआ था, वो मौजूद थे, लेकिन उनको उन्होंने डिस्कार्ड किया और नई लीडरशिप लेके आए ये सोच के कि ये उनको अयूब खान को सपोर्ट भी करेंगे और उसके दौरे हुकूमत को तवालत देंगे, लंबा करेंगे. वो उसमें खुशामदी भी लोग लिए जाते हैं जो हर वक्त आपकी तस्वीर पढ़ते रहें. यही प्रोसेस हुआ ज़ियाउल हक के दौर में, यही प्रोसेस हुआ ये मुशर्रफ के दौर में. नतीजा ये कि ये वो खुशामदाना, वो सब स्टैंडर्ड लीडरशिप सामने लेके आते रहे जो उनको सूट करती थी. चुनाचे वो लीडर जो हैं वो बाद में डेमोक्रेसी के हामी बन के सामने आए, अवाम को धोखा दिया, झूठ सच बोले, अवाम उनके साथ लग गए. ये हमारे पीरियड दरमियान में जो गुजरे हैं वो जैसे एक माशाल्लाह से दूसरे माशाल्लाह तक अगर आप देखें तो उसमें सामने वही लीडर नज़र आए जो माशाल्लाह की पैदावार थे. और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर माशाल्लाह बुरा था तो ये उसकी पैदावार कैसे अच्छी हो सकती है. सो हमें उन लोगों से जान छुड़ानी चाहिए थी और जेन्युइन लीडर्स की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन वो अवाम को ऐसा बेवकूफ़ बना देते हैं और फिर इन्होंने पैसा कमाया होता है, पैसा लगाते हैं, गरीब आवाम वो बेचारे इनके झांसों में आ जाते हैं. सो आप अगर वो ब्रैकेट्स देखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, फिर आप देखिए नवाज शरीफ, फिर आप इसका देख लीजिए मुशर्रफ, और वो क्यू लीग पैदा कर गए जो कतन लीडर है ही नहीं किसी भी शक्ल में, और फिर NRO की शक्ल में जरदारी साहब को छोड़ गए जो आप कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि जरदारी आपके मुल्क का सदर हो सकता है. तो ये सारे मार्शल्लाह की मैकनेशंस हैं जहाँ वो अपने दौरे हुकूमत को तवालत देने के लिए सब स्टैंडर्ड लोगों को आगे लाते रहे और हम भुगतते रहे. सो माशाल्लाह रिजल्टेड इन माशाल्लाह. पाकिस्तान की जियोग्राफिकल लोकेशन सर, एक तरफ ईरान, एक तरफ अफगानिस्तान, इंडिया, चाइना. ऑफ कोर्स वी कैन नॉट चेंज आवर नेबर्स बट वी हैव टू लर्न टू लिव विद देम समहाउ. ओवर द लास्ट सो मेनी डेकेड्स वी हैव फेल्ड. व्हाई? देखिए, उसमें भी हमारी अपनी बड़ी कोताही है. देखिए, मिसाल के तौर पे चाइनीज़ अगर आप 47 के बाद से देखें, जब वो उस वक्त तो बहुत सारी हम उनसे आगे थे, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने तरक्की करनी शुरू की
तो पाकिस्तान को उन्होंने हर लम्हा हर वक्त सपोर्ट किया। और आज अगर मैं सारा देखूं पीछे मुड़ के हिस्ट्री, तो दे हैव बीन द मोस्ट रिलायबल फ्रेंड्स। ठीक है, हम बुनियादी तौर पे ज़हनी तौर पे वेस्ट की तरफ ज़्यादा माइल हैं, हमारे यूथ, और ये वो एक आपके अंदर एक तज़ाद मौजूद है कि दोस्त रिलायबल आपका चाइनीज़ हैं, लेकिन वो फ्री सोसाइटी नहीं है उस तरह की जिस तरह के हमारे लोग मानते हैं। नतीजा ये है कि आपके पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स वेस्ट के साथ ज़्यादा हैं, गवर्नमेंट्स भी फिर उधर, और वेस्ट में उसमें एक अट्रैक्शन है कि वो आपको ल्योर इन करते हैं एक फ्री लाइफ की तरफ, लोग उधर हो जाते हैं। लेकिन अगर मुल्क के नुक्ता निगाह से देखें तो वो आपके मुल्क के मफाद में नहीं, इसलिए कि अमेरिकन ने मिसाल के तौर पर या वेस्टर्न कंट्रीज़ ने एड तो दी है, लेकिन उन्होंने कभी ये सिंसियर कोशिश नहीं की कि साउथ कोरिया की तरह या किसी और ऐसे मुल्क की तरह वो आपकी इकॉनमी को परमानेंटली ठीक कर दें ताकि आप अपने पाँव पे खड़े रहें और इन कर्जों से जान छूट जाए। वो उन्होंने कभी नहीं किया। सो हमारे लोग अपने ज़ाती मफादात की वजह से वेस्ट की तरफ जाते हैं, जबकि मुल्क के मफादात जो हैं वो चाइना के साथ आपके, और अब तो वो रीजन में ऑटो करेक्ट हो रहा है। खैर विल कम टू दैट। 1971 एंड कारगिल, टू ग्रेट इंसिडेंट्स यू हैव डायरेक्टली विटनेस्ड, वो क्या थे और उनका इम्पैक्ट एज पाकिस्तान एज नेशन हमारे पे क्या हुआ, और आज हम उनके क्या सफ़र कर रहे हैं या क्या उस देखें 71 फॉर एग्जांपल बांग्लादेश जो था ईस्ट पाकिस्तान, वो आज कहाँ पहुँच गया सर। सो वॉज इट अ गुड डिसीजन फॉर देम, अ डिसीजन दैट वी टुक, इनके इम्पैक्ट्स हिस्ट्री में सर? देखिए यहाँ पे भी दो चीज़ें हैं। पहला आप देख लीजिए कारगिल का किस्सा। कारगिल आइडिया बुरा नहीं था। वो यूं देख लीजिए कि अमन के ज़माने में एक वक्त में सियाचिन हमारा खाली था, भारत के साथ ये अंडरस्टैंडिंग थी कि सियाचिन चूँकि इनएक्सेसिबल सा एरिया है, तो यहाँ पे नक्शे पे तो हमने लाइन ड्रॉ कर ली कि ये भारत और ये पाकिस्तान, लेकिन ज़मीन पे हमने इसको आइडेंटिफाई नहीं किया बर्फ़ की वजह से, मौसम के हालात की वजह से। तो किसी वक्त में हम मिल के ये लाइन भी ज़मीन पे ड्रॉ कर राइट। सो ये एक अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन भारत ने एक तरफा तौर पे तोड़ी और वो आके तो सियाचिन में बैठ गए, हमारे कॉन्फिडेंस का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। अब उस लिहाज से पाकिस्तान जस्टिफाइड था कि कल पाकिस्तान किसी जगह पे जहाँ भारत के ट्रुप्स मौजूद नहीं है वहाँ जाके बैठ जाए। अच्छा, अब एक मिसाल मौजूद है कि भारत सियाचिन में आया, आप कारगिल में चले जाते हैं। सो चूँकि कारगिल और ये सब जगहें यहाँ पे कोई परमानेंट बॉर्डर्स नहीं थे, सो आप जा सकते थे, लेकिन इसका एक इंटरनेशनल इम्पैक्ट आना था। भारत एक वेल कनेक्टेड मुल्क है, मार्केट है, मगरबी ममालिक के मफादात हैं वहाँ पे। सो वो भारत के मफादात को उसी तरह देखते हैं अपने मफादात की रोशनी में। हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लेने की कोशिश नहीं की। नतीजा ये है कि जब ये इंसिडेंट हुआ और बाहर भारत ने बाबेला मचाया, तो स्ट्रेट अवे इंटरनेशनल सपोर्ट जो थी, हमायत, वो उसको मिल गई। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये हमारी गवर्नमेंट नवाज शरीफ वगैरह की थी, इनका काम था कि अच्छा, ये पहली बात ये जहन में रखें कि नवाज शरीफ इंतहाई ज़हनी तौर पे बोधा आदमी है, ये कोई दूर अंदेश नहीं है, ये हर चीज़ को अपने बिजनेस के नुक्ता निगाह से सोचते हैं। इनका काम था कि ये उसी वक्त दुनिया से सियाचिन का किस्सा उठाते और कहते जी कारगिल से हम विड्रॉ करेंगे अगर आप सियाचिन से विड्रॉ करें, क्योंकि ये एग्रीमेंट है हमारा। उसकी बजाय इन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया। और अपने बाद में ये भी पता चला कि नवाज शरीफ ने कारगिल की जंग के दौरान वाजपेयी के साथ 3-4 दफ़ा टेलीफोन पे बात की। भाई, आप एक जंग लड़ रहे हैं, आप खुफिया बातचीत कैसे कर सकते हैं? अब उसमें जो बाद में बात खुली वो ये कि आपको याद होगा, क्योंकि उसके बाद हुकूमत तो चली गई, ये उन्हीं टेलीफोनों की बातचीत थी जिसका जिक्र नवाज शरीफ ने बाद में एक ग्रुप को एड्रेस करते हुए, को मेरा ख्याल है इंडियन जर्नलिस्ट से, जहां उसने कहा कि जी वाजपेयी ने मुझे शिकायत की कि आपने हमें पीछे पीठ में छुरा घोंपा है। क्या इस शख्स का काम नहीं था कि उनको कहता है सियाचिन में आपने भी तो पीठ में छुरा घोंपा? एब्सोल्युटली। उसकी बजाय ये अपने लोगों के ऊपर टूट पड़े। नतीजा ये कि आपको विड्रॉ करना पड़ा। ये क्लिंटन को मिलने गया, क्लिंटन ने कहा पहले ट्रुप्स विड्रॉ करो फिर बात करेंगे। ये शख्स जो पर्चियों पर जिंदा था, ये वहाँ आर्गू नहीं कर सका, उसे क्लिंटन को ये नहीं कह सका कि जनाब पहले बात सुने, या किसी ने पर्ची पे सही कुछ चीज़ लिख के नहीं दी होगी। अच्छा, तो ये बहुत बड़ा अलमिया हमारा रहा है। So we could have benefited from कारगिल। कारगिल से बहुत बड़ा फायदा हो सकता था, नहीं उठा सके। अच्छा, 71 सर, a quick
71 का ये है कि 71 में हमारे यहाँ अबतरी थी, और मैं समझता हूँ कि हमारे दो कैरेक्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो एंड याह्या खान, दे आर रिस्पॉन्सिबल। याह्या खान इसलिए कि ड्राइविंग सीट में वो था, वो चाहता तो वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को निगेट कर सके, लेकिन उसके ख्याल में स्ट्रेंथ उसको उसी से मिल रही थी। और भुट्टो जुल्फ़िकार अली भुट्टो इतना ज़्यादा एम्बिशियस आदमी था कि वो हर हालत में उसकी मुजीबुर रहमान की मेजॉरिटी नहीं मान रहा था और बारगेनिंग करना चाहता था कि उसको क्या हिस्सा मिलेगा इस इक़्तिदार में। And the nation suffered. हाँ, द नेशन सफर्ड। वरना बड़ी सीधी सी बात है, आप यूँ देख लें कि सिर्फ मशरक़ी पाकिस्तान का, जो कि बाद में बांग्लादेश बन गया, उसका वज़ीर आज़म बनना या कंबाइंड पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनना, दोनों में से उसको कौन सी चॉइस एक्सेप्टेबल होती? Of course. कंबाइंड पाकिस्तान की, कभी वेस्ट और ईस्ट दोनों उसके पास हैं। हमने वो डिनाई की तो वो उधर का बन गई। अच्छा सर, आप पाकिस्तान में दो प्रीमियर एजेंसीज हैं, MI और ISI, आप उनमें से एक को लीड करते रहे। पाकिस्तान में बड़े इंटरेस्टिंग वाक़यात है, बल्कि पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट वाक़या सर, बल्कि चेन ऑफ इवेंट्स है। पाकिस्तान में बड़े हाई प्रोफाइल मर्डर्स हुए, लियाकत अली खान साहब से लेके तो बेनज़ीर भुट्टो साहबा तक का, और अभी अल्लाह खैर रखे इमरान खान साहब क्लेम करते हैं कि उनकी ज़िंदगी को भी हर वक्त ख़तरा है। आज तक कोई पकड़ा क्यों नहीं गया? देखिए, इसमें बड़ी सीधी सी बात है कि जब बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो इन्वॉल्व हों, ख़ासतौर पे ताकतवर मुल्कों की, तो बाद औक़ात पता तो लग जाता है लेकिन पकड़ने वाला काम नहीं हो सकता। ओके। जैसे लियाकत अली खान का, अब आप देखिए कि अमेरिका ने अपने पेपर्स डिक्लासिफाई कर दिए, उसमें पता लग गया कि अमेरिकन किस तरह इन्वॉल्व थे। या जो वाक़या हुआ बॉम्बे का, 2008 में जो बॉम्बे का वाक़या हुआ, जिसमें हमारे मोहतरम इंतहाई महबूब लीडर नवाज शरीफ ने हमें ब्लेम कर दिया कि हमें क्या भेजने चाहिए थे बॉम्बे में लोग। अब जो उस पर एक रिसर्च किया एक जर्मन ऑथर ने, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, 8 साल उस खातून ने काम किया और उसने किताब लिखी है। उस किताब में वो इस कॉन्क्लूजन पे पहुंचती है कि पाकिस्तान ये काम कर ही नहीं सकता क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को हुआ। एब्सोल्युटली। और उसने कहा कि पाकिस्तान को अंडर प्रेशर लाने के लिए, अफगानिस्तान में इससे काम लेने के लिए 3 इंटेलिजेंस एजेंसीज थी जिन्होंने मिलकर किया, उसमें रॉ, मोसाद और CIA। अब आप पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं ये कस्में खाते हैं, ISI का चीफ कहता है कि जी हम इन्वॉल्व नहीं, हम इन्वॉल्व नहीं है। हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो गुजरांवाला में आपके ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराता है, वो कहता है नहीं जी हम इन्वॉल्व हैं। सो ये तो हो गई एक उस आदमी की छोटी समझ। लेकिन ये सारा कुछ पता होते हुए आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है वो तीनों एजेंसीज का नाम नहीं लेता, वो कहता है भाई वो हमारे लिए मसाइल पैदा कर देंगे। अच्छा। यहाँ तक कि मैंने डायरेक्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से बात की और मैंने उससे इजाज़त मांगी। मैंने कहा ये मैं नाम ले दूं, मैं अब एज एन एनालिस्ट कह दूं? उसने मना किया कि ना, ये ना कहना। दूसरी बात उसने मुझे जो बताई, उसने कहा कि देखें अगर हम इन्वॉल्व होते, हुआ ये कि जब ये पठानकोट के मामले का हमने इन्वेस्टिगेशन वगैरह ISI ने इन्होंने शुरू की, नवाज शरीफ साहब ने ISI को अकेले इन्वेस्टिगेशन करने की इजाज़त नहीं दी। उन्होंने कहा कि अगर इन्होंने अकेले की ये इन्वॉल्व हुए तो ये उसको गोल कर जाएंगे। चुनांचे उन्होंने IB को साथ लगाया, सो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन हुई। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि बहावलपुर से कुछ लोग और अफ़गानिस्तान जा रहे हैं। ये होता ये था कि इनको अफ़गानिस्तान में जहाद के लिए भेजते थे, वहाँ ये जाके उधर पहले टाई अप किया होता था कि ये लोग आएंगे, उनको पकड़ लेते थे, बगराम जेल में डाल दिया, वहाँ उनको दोबारा तैयार करके तो इंडिया ले गए और वहाँ अपनी मर्ज़ी का काम उनसे करवाया। वो समझते थे कि हम जहाद कर रहे हैं, जबकि इंटेलिजेंस एजेंसीज उनको यूज़ कर रही थी। जब ऑपरेशन होता था तो पकड़े या मारे पाकिस्तानी जाते थे क्योंकि ये बगराम जेल से लेके ऑपरेटर्स कोई और होते थे, ऑपरेटर कोई और होते थे। सो उसमें हमारी इंटेलिजेंस इन्वॉल्व है। लिहाजा जब ये हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो हमें पता चला कि कोई 10 या 12 लोग इस्तेमाल होंगे, जो अब गुजरात में एक और वाक़या होने लगा। ये हमने भालपुर से कुछ लोग पकड़े जिन्होंने बताया, और उनमें से 6 के नाम हमें पता चले, बाकियों के नाम ना पता चल सके। हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने इंडियन अजीत दोवल को टेलीफोन करके कहा कि तुम्हारे गुजरात में अब ये वाक़या होगा, ये 6 लोग हैं जिनके नाम हम बता रहे हैं, 10 या 12 टोटल हैं। उसने शुक्रिया अदा किया, लेकिन वो वाक़या नहीं हुआ इस वजह से कि करवाना अजीत दोवल के नॉलेज में था, लेकिन उन्होंने कहा इनको पता लग गया है। वहाँ हमें ये भी पता चला कि 245 के करीब पाकिस्तानी जो हैं वो बगराम या मुख्तलिफ जगहों पर उन्हें रखे हुए हैं जो इस काम के इस्तेमाल के लिए, और वो ये समझ रहे हैं कि वो जहाद पे इन्वॉल्व, वो जहाद, वो इंडिविजुअल जो है वो समझता है कि वो जहाद के लिए जा रहा है,
जबकि उसको हैंडलर उसका कोई और है और वो काम करा देते हैं। तो ये चीज़ थी, हमने बार बार बताया, लेकिन मियाँ साहब ने इस पे यकीन नहीं किया और यहाँ FIR वगैरह गुजरांवाले में दर्ज करा दी, इंडिया को खुश करने के लिए सारा किया। दूसरी तरफ जो कुलभूषण का किस्सा है उसमें भी यही है कि मियाँ साहब की लीनिंग और थिंकिंग इंडिया की तरफ थी। यहाँ इन्होंने कुलभूषण को पकड़े जाने के बाद कोई उसकी मजम्मत नहीं की, भारत की कुछ नहीं की। मियाँ साहब इंग्लैंड रवाना हो गए। इंग्लैंड जब ये उतरे हीथ्रो पे तो वहाँ लोगों ने, जर्नलिस्ट इकट्ठे हो गए, उन्होंने सवाल किया कि मियाँ साहब ये तो बड़ा ज़बरदस्त एक आपका कारनामा हुआ है कि कुलभूषण एक सर्विंग ऑफिसर उनका आपने पकड़ा है और उसने इतनी बड़ी वारदातों का एतराफ़ किया है। तो मियाँ साहब ने कहा कि नहीं, इंडिया को भी हमसे बड़ी शिकायत हैं। तो ये अब आप सोचिए कि जो शख्स इंडिया की शिकायत की बात करेगा वो उसको इंडिया का वज़ीर आज़म होना चाहिए था, यहाँ उसका क्या काम है? सर रेमंड डेविस की जल्दी हमें क्यों थी फिर छोड़नी? अच्छा, उसकी भी जल्दी का ये किस्सा था, ये भी मैं जो आपको बता रहा हूँ ये पूरी तहकीक के बाद एब्सोल्युटली मुख्तलिफ, यानी जो DGISI उस वक्त थे और लोग उनसे मेरी डायरेक्ट ब्रीफिंग्स वगैरह हुआ, ये था कि जो हुसैन हक्कानी हैं वहाँ पे, वो वहाँ से अमेरिकन प्रेशर के तहत वो एक प्लान लेके आए कि जी पाकिस्तान वैसे रेमंड डेविस को नहीं छोड़ सकता, अमरीकी फंस गए हैं। क्योंकि रेमंड डेविस को यहाँ प्लांट किया गया था हाफिज सईद के ऊपर लाहौर में, उसके ऊपर जासूसी करने के लिए, क्योंकि ये हाफिज सईद को इन्वॉल्व करना चाह रहे थे इंडिया की ख्वाहिश के लिए। और इन्होंने उस पर हेड मनी भी रखा हुआ था अमरीकनों ने, $1 करोड़ या कितना। लेकिन वो वहाँ पे रेमंड डेविस कुछ कर ना सका। उसने पाकिस्तानी 2 एम्प्लॉय किए हुए थे लड़के, वो जब उन्होंने कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन ना दी और इसने उनको पेमेंट ना की तो उन्होंने इससे पैसे छीनने की कोशिश की, उन्होंने गोलियां मार दी। वो 2 लड़के मर गए, लेकिन लड़के दोनों इसी के एजेंट थे, रेमंड डेविस के। अच्छा, अब हमारे यहाँ तो ये हो गया कि भी मर्डर हुआ, रेमंड डेविस को नहीं छोड़ सकते हम। हुसैन हक्कानी वहाँ से लेके आए कि जी ब्लड मनी दे के तो इसकी जान छुड़ा दें, ताकि वरना अमेरिका को ये सारी बात खुली तो बड़ी एम्बेरसमेंट होगी। वरना उसका कोई डिप्लोमेटिक कवर नहीं था, कुछ नहीं था। जरदारी साहब जो हैं वो, उन्होंने एक मीटिंग कॉल की जिसमें कि हुसैन हक्कानी था, जनरल कियानी, जनरल पाशा और रहमान मलिक। वहाँ रहमान मलिक ने कहा जी कि ये ब्लड मनी वाला किस्सा मैं रिजॉल्व करता हूँ। जरदारी साहब ने हुसैन हक्कानी को बाहर निकाला और रहमान मलिक को कहा कि तुम आराम से बैठो। कियानी साहब से रिक्वेस्ट की कि ये मेहरबानी करके हमारा हल करवा दें, क्योंकि जरदारी साहब ने कहा जी हम अफोर्ड नहीं करते कि हम अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब करें। जब ये लेके आया है हुसैन हक्कानी एक प्लान तो हम इम्प्लीमेंट करते हैं। उस पर जनरल कियानी ने कहा कि हम इम्प्लीमेंट तो करवा देंगे, लेकिन ये हमें बताएं कि इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि अगर हमने कराई तो कल को हमारा नाम आएगा कि हमने की, ज़रूरत तो आपकी है। बिल्कुल ठीक, हम तो नहीं कहते कि यह काम करें आप। जरदारी साहब ने कहा जी कि हम जिम्मेदारी लेंगे, जैसे ये होगा मैं स्टेटमेंट दूंगा कि हमने ये किया। अब जब ये तय हो गया तो उस वक्त एक खातून, एक उनमें जो मर्डर हुए थे उनमें से एक की बीवी गुम हो गई। अब जब तक वहाँ पे अदालत में सारे जाके दस्तखत न करें वो हो नहीं सकता। अब ISI ने जिम्मेदारी ली है, एक खातून ने मिल रही ढूंढ रहे हैं। बाद में वो पता चला कि एक मशहूर सियासतदान ने उसको छुपाया हुआ है और ISI से उन्होंने 2 करोड़ लिए और उसको रिलीज़ किया। तो उसके बाद उन्होंने दस्तखत करवा के रेमंड डेविस को फारग कराया। शहबाज शरीफ उस दिन इंग्लैंड चले गए थे या कहीं यूरोप वगैरह, सो देयर वाज नोबडी। लाहौर में कोई चीफ मिनिस्टर नहीं था। चीफ सेक्रेटरी ने अपने तौर पे उसको अचीवमेंट समझते हुए एक स्टेटमेंट दे दी कि हमने ये काम करा दिया है और आज वो रेमंड डेविस। तो जब वो पंजाब गवर्नमेंट का एक हाई ऑफिसर ये स्टेटमेंट देता है तो जरदारी साहब चुप कर गए। उन्होंने कहा कि ये तो खुद ही इसके गले पड़ गया है। सो दैट इज़ हाउ वो कन्फ्यूजन एक बन गया और वो उसमें ISI का नाम आना शुरू हो गया, जबकि ISI ने नहीं किया। फिर ये देखिए कि रेमंड डेविस जब अमेरिका गया, उसने जाकर किताब लिखी, उसने कहा जी जनरल पाशा वहाँ होता था ये, हालांकि जनरल पाशा वहाँ कभी गया ही नहीं। एब्सोल्युटली, ये बड़ी लो लेवल पे हमारे को सूबेदार और इस तरह के लोग थे जो इस पे क्लोजर जो हैंडल कर रहे थे। अच्छा सर, आपने जरदारी साहब का नाम लिया, बीबी की जो शहादत है उसके बेनिफिशरी कौन थे, मुशर्रफ साहब या जरदारी साहब? नहीं, जरदारी थे। वो तो बड़ा वाज़ेह है कि जरदारी साहब बेनिफिशरी थे और जनरल मुशर्रफ ने तो बड़ा खुल के इस पे बात भी की हुई है, उन्होंने इल्ज़ाम भी इस पे लगाया है
बहुत सारे और लोग भी इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन बात वही है कि जब तक कोई कंक्लूसिव एविडेंस ना हो। एविडेंस इसलिए नहीं कि बावजूद इसके कि 5 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है, उन्होंने कोई सीरियस इंक्वायरी नहीं हुई। हाँ, और जो आप बात कर रहे थे कि लियाकत अली खान का कत्ल हुआ, ये जो कत्ल जिनकी कभी सीरियस इंक्वायरी नहीं की गई, जिसके एविडेंसेस जो है वो खुद बर्बाद किए गए, उनका वाकई कभी नहीं पता चलेगा, वो ऐसे मर्डर्स हैं। अच्छा सर, ऑन अ लाइटर साइड नाउ, दुनिया तकरीबन कोविड में 3-3.5 साल बंद रही। कहा जाता है कि चाइना में किसी लेबॉर्ट्री में कोविड पे तजर्बा किया गया, वायरस बनाया गया, फिर जब वो वायरस निकला तो दुनिया ने 3-3.5 साल सफ़र किया। हमारी भी यहाँ एक लेबॉर्ट्री है सर, दिस इज़ ऑन अ लाइटर साइड। हमने भी एक वायरस बनाया, 3-3.5 साल हमें बड़ी होप दी गई, तब्दीली होगी, वो होगी, लेकिन सर वो अब जिन्होंने बनाया वो भी मास्क पहन के नज़र नहीं आते, हम भी सफ़र। तो सर ये होप जो है ये फिर एक यकीन में ट्रांसलेट क्यों नहीं हुआ? खान साहब का जो रजीम था, आई वॉन्ट टू आस्क यू डायरेक्टली, बिकॉज जैसे आपने कहा हर बड़ा लीडर किसी ना किसी मार्शल के थ्रू ही शक्ल लेता है। खान साहब के साथ हमें ये फेथ था कि पूरी दुनिया में जो ओवरसीज पाकिस्तान है एंड दी हाई अचीवर्स, फॉर एग्जांपल आई कैन नेम नासा के जो आईटी के डायरेक्टर है, ही इज अ पाकिस्तानी, ही इज डाइंग टू कम एंड कंट्रीब्यूट टू पाकिस्तान। अमेरिका में डॉक्टर्स पाकिस्तानी, दे डाइंग टू। यूरोप की सबसे बड़ी टेलीकॉम के ओनर इज द पाकिस्तान। तो व्हाई डिड वी नॉट हैव द इन्फ्लक्स ऑफ दोज पाकिस्तानीज टू कम एंड इन्वेस्ट इनटू पाकिस्तान? देखिए, बात यह है कि कोरोना के बाद सारी दुनिया में ये मसला था, बहुत सारी मुल्कों की इकॉनमी ख़राब हुई। आपने देखा कि होटल इंडस्ट्री, एयरलाइंस वगैरह, एयरलाइनर्स, ये सब बैठ गए थे। तो इकॉनमी तो सबकी एक इस पीरियड में मतलब डिक्लाइन की तरफ थी। तो ये वक्त आना था कि 1-2 साल लगते कि उसके बाद हम एक्सपेक्ट करते कि लोग फिर नॉर्मल काम शुरू करें। पाकिस्तान का कमाल ये था कि ये उस क्राइसिस को सरवाइव कर गए। जिस दिन इमरान खान की गवर्नमेंट तब्दील हुई उस दिन को $16.5 बिलियन के रिजर्व्स मौजूद, राइट, जो आज हम नहीं रखते, हमारे पास नहीं है। अब ये कि अगर उसको इमरान खान ना हटाया जाता तो कंडीशन क्या होती आज, ये आदमी कह नहीं सकता। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, जो आज की हुकूमत है इस पे कोई पाकिस्तानी अंदर या बाहर इन पे एतमाद करने को तैयार नहीं। बिल्कुल ठीक है। आप ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को देखें, मैंने बाद लोगों से बात की, वो ये कहते हैं कि जनाब जितना पैसा बाहर नवाज शरीफ का और उसकी फैमिली का है, या बाकी सियासतदानों का, या जरदारी का दुबई और मुख्तलिफ जगहों पे है, फ्रांस में है, बेल्जियम में है, वो कहते हैं जी ये क्यों नहीं लाते, ये ले आएँ तो हमसे मांगें, फिर हम भी ले आएँ। बिल्कुल, प्रिंसिपली ये यहाँ से खा पी के बाहर ले जाएं और हम बाहर से लेके अंदर आते रहें। वो ये कहते हैं कि हम इमरान खान को फिर भी देने को तैयार हैं, उस पर एतमाद करने को तैयार हैं, इसलिए कि उसके पैसे बाहर नहीं है, उसकी दौलत बाहर नहीं है। एग्रीड। फिर लोग ये भी इतराज़ करते हैं कि जी इमरान खान अगर कुछ कर रहा है तो अच्छा या बुरा वो अपने मुल्क के लिए कर रहा है, नवाज शरीफ अपनी बेटी के लिए कर रहा है, जरदारी अपने बेटे के लिए कर रहा है, मौलाना अपने भाई बहन बेटों के लिए कर रहा है। तो उन्होंने कहा जी ये सारे इन्होंने तो जागीर बनाई हुई अपनी ज़ाती, हम इसमें कहाँ नज़र आते हैं, हमारे लिए क्या हो रहा है, दौलतें इनकी बड़ी हैं, हमारा तो कुछ नहीं बढ़ा। बिल्कुल ठीक है। सो ऐसे इतराज़ात मौजूद हैं जिसकी वजह से वो स्केप्टिकल है। हाँ, ओवरसीज वो इनके वो समझते हैं कि दे आर नॉट सिंसियर विद द कंट्री। अच्छा सर, वसीम बदामी मेरा भाई है, वो मासूमाना सवाल करता है तो मैं भी तेरा भाई है, हमारा भी मासूम सा वो थोड़ा मैं मासूमाना जी सवाल कर दें कि अगर जी जिन का पैसा बाहर पड़ा हुआ है, कैसे हो सकता है कि एजेंसीज को ना पता हो? सर 10-15 जो टॉप ऑफ द लाइन जिनके पैसे बाहर हैं बिठा दो, पहले उनको दो जी पैसा, हॉल में बिठा दें, वो कह जी मेरे को है नहीं, उन्होंने इत्थे रख के मारो, उन फारिग हो गया, उन्होंने बाहर सुटो, तो अगले नु कहो, अगला तो मतलब जो बाहर छोड़े जो अंदर है वो भी नहीं। हमने कभी ये अटेम्प्ट सीरीज, मोहम्मद बिन सलमान इज अ लिविंग एग्जांपल सर, वी फॉलो व्हाट ही डिड। मेरा अपना ख्याल है कि हम खुद ही अपने साथ मुखलिस नहीं है, हमने कभी कोई सीरियस एफर्ट नहीं की कि कहीं ना कहीं कोई अपने ज़ाती मफादात किसी के साथ लिंक हो जाते हैं और हम कोशिश नहीं करते। वरना मैं समझता हूँ कि रुथलेस एक्शन की जरूरत है, क्योंकि लूटा हुआ इन लोगों ने मुल्क। सर बुज़दिल आदमी होता है जो जिसके पास पैसा होता है, डरपोक होता है, वो तो डरपोक भी है। दूसरी बात यह है कि अगर उसको अपनी जान खतरे में नज़र आएगी, अपने लिए सजा, तो वो शायद कुछ ना कुछ दे ही दे। वरना अगर आप उसको बंद कर दें जेल में, उसको AC लगा दें, टेलीविज़न दे दें, ये करें वो करें, लोग भी आ जा रहे हैं, खाना भी आ रहा है, वो फिर आदमी कहता ठीक है मैं बर्दाश्त। अच्छा सर, दूजा
आप एजेंसी हेड करते रहे माशाल्लाह। ये सर, ये जो कमरों में कैमरे लगा के ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है, ये कौन करता है, फिर ये लीक क्यों की जाती है? डू वी वेट फॉर आवर टाइम? ये देखें, ये मैं समझता हूँ कि जो मशकूक लोग होते हैं उनके लिए तो ये थोड़ा बहुत पहले से होता रहा। राइट। ये करते थे, और उसमें वही जहाँ हम समझते थे कि नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ कोई हरकत पॉसिबल है वो करते, बाकी लोगों की निजी ज़िंदगी में नहीं झांकते थे। ये एक नया दौर आया जो मरियम नवाज़ ने शुरू कराया जब उसने ये वीडियोस ली। राइट। और ये मुल्तान में बनाई गई थी। मियाँ तारिक एक आदमी था जो जिसके भाई को सज़ाए मौत हुई थी इस पे नारकोटिक्स की स्मगलिंग। राइट। और उस आदमी ने फिर ये वीडियोस बना के तो भाई की सज़ाए मौत भी ख़त्म कराई। और ये तो मोस्ट प्रॉब्ली उस आदमी को लत लग गई, वो फिर बना के बेचता रहा। अब ये है कि अगर मैं ये कहूँ आज के जी मेरे पास 5 वीडियोस हैं बड़े ताकतवर लोगों की, वो उनके हाथ में फैसले हैं, लेकिन मैं देखूंगा वक़्त आया तो हम वो रिलीज़ करेंगे। तो हो सकता है 5 लोगों की हों, लेकिन उससे खाइफ जो है वो हो सकता है 50 लोग हों। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हर किसी को पता नहीं मेरी ना हो। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो जो इस काम में मुलव्वस होंगे उनको ये इस चीज़ का फिक्र होगा। तो ये एक ब्लैकमेलिंग टूल बन चुका है अभी। तो उसकी इसमें मुझे शर्म आती है इस बात का सोच के कि हमारी टोटल सियासत इस वक्त ऑडियो वीडियो लीक्स पे है। अनबिलीवेबल। कुछ नहीं है, हर चीज़ की, हर बात की रोज़ाना एक ऑडियो रिलीज हो जाती है। अच्छा सर, छोड़े, शर्म आनी चाहिए हमारा इस ऊपर। ये तो चलें, अब वेयर पाकिस्तान इज टुडे इज बाय वर्च्यू ऑफ आवर एल्डर्स लाइक योरसेल्फ। हमारे बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, दे आर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान एंड आई वांट देम टू बी अ कस्टोडियन एंड ओनर ऑफ पाकिस्तान। आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ गुड थिंग्स अबाउट पाकिस्तान। हमें बताएं, आपके ख्याल में हमारी आज से आगे डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग? हमने अपने आप के साथ बहुत गलतियां की हैं। हम आज भी जो कुछ कर रहे हैं, मैं समझता हूँ मुल्क के मफाद से ज़्यादा हम अपने ज़ाती एजेंडे पे काम कर रहे हैं। ये चीज़ें हैं, लेकिन कौमों की ज़िंदगी में ये ऐसे मरहले आते हैं। हमारा फ्यूचर सिर्फ एक चीज़ पे बन सकता है, अगर ये कौम खुद इस नींद से उठ जाए। अब देखिए कि महंगाई मसलन हुई है, इतनी महंगाई मैंने नहीं देखा कि कोई बाहर इसके ऊपर। अच्छा, अब 25,000 रुपये अगर किसी की तनख्वाह आज से 2 साल पहले थी, वो आज भी 25 ही ले रहा है। सर 60 रुपये तो बिजली का यूनिट हो गया। इन सारी चीज़ों के बावजूद 300 रुपये पेट्रोल हो गया। अगर वो 25 लेके अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है और बाहर एहतजाज नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि वो कहीं चोरी चकारी या कुछ कर रहा होगा जो अपना वक्त पूरा कर रहा है। ये वो इखलाकी गिरावट है जो हमारे लिए तबाही का बायस बनी हुई है। अगर लोगों में शऊर, इखलाकी गिरावट ना हो और वो अपने मुल्क के मफादात को सामने रखें, तो मैं आपको लिख के देता हूँ कि ना जरदारी की इस मुल्क में कोई जगह होगी, ना नवाज शरीफ की होगी, ना मौलाना की होगी।